हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। संडे फॉर सीसेट हमारी जो सीरीज चल रही है। देखो, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा वो इक्वेशन के साथ लिंक्ड होगा, राइट। देखो, काफी सारे बच्चों को ना इक्वेशंस बनाने में काफी परेशानियां आती हैं। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बट ठीक है, देयर आर स्टूडेंट्स जिनको थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक आधे घंटे का 40 मिनट का जो भी आपका एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं इक्वेशंस के ऊपर, ताकि थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हम कैसे बना सकते हैं, राइट। एंड थोड़ी प्रैक्टिस भी हमारी अच्छी खासी हो जाएगी हमारे आने वाले सी सेट के लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम कुछ और भी पॉइंट जो कंटेंट होता है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ इसी पर्टिकुलर चैनल पे वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे कि किसी क्वेश्चन की या किसी टाइप की हम कैसे कैसे इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। देखो, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैं पहले आपको ना बहुत ही एक बेसिक चीज समझाता हूँ। जैसे आप लोग ना रियलाइज करो, आप लोग भी तो जैसे अब पेपर दोगे अपना, ठीक है, जैसे आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, राइट। एक काम करते हैं, दो सिनेरियोज अज्यूम करते हैं। पहले मैं जीएस पेपर 1 का सिनेरियो अज्यूम करता हूँ। अब आप लोग एक बात जानते होंगे कि जीएस पेपर 1 में क्या होता है। जीएस पेपर 1 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना। प्रीलिम्स का जो पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज वाला, 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको +2 मार्क्स मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्वेश्चन को गलत मार्क कर देते हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका पॉजिटिव मार्क्स का 1/3 पेनल्टी होती है, यानी कि -2/3 होता है ना। +2 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, सही बात है, एंड -2/3 फॉर रॉन्ग आंसर। ऐसा ही होता है ना प्रीलिम्स का आपका पैटर्न जो होता है, राइट। एंड लेट्स से अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वहां पर ना ही कुछ मिलता है ना ही कुछ कटता है ना। तो 0 फॉर अनअटेम्प्टेड, ये होता है आपका पेपर का पैटर्न। सही बात है, सही बात है। अब इसी को ही थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि इसी के अंदर ही हम कैसे चीजें इमेजिन कर पाएंगे। अब लेट्स से मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि पेपर पैटर्न तो ये था, ठीक है। क्वेश्चन कराने के लिए समझा रहा हूं, वैसे आई एम श्योर आपको पता होगा। अब लेट्स से एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम क्या रखते हैं, स्टूडेंट का नाम हम रख लेते हैं मोहित, ठीक है। अब मोहित ने बता क्या किया, मोहित एक ऐसा इंसान है जिसको लगता है यार सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने चाहिए। क्या करेंगे छोड़ के क्वेश्चन, उसको आता था नहीं आता था, उसने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। मैंने कहा कि उसने जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसके 70 क्वेश्चन उसके करेक्ट हो गए, उसके 30 क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो गए, राइट। तो क्या आप यहां पर ये बता सकते हो कि टोटल कितने मार्क्स आए होंगे मोहित के, बता सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर, इसमें कौन सा मुश्किल है। अगर ये 70 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसने 70 इंटू 2 यानी कि 140 मार्क्स पॉजिटिव में पाए होंगे, है ना। 70 क्वेश्चन ठीक थे, हर ठीक क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 70 इंटू 2 उसके 140 मार्क्स पॉजिटिव में आए होंगे। पर भाई ने कुछ गड़बड़ियां भी तो कर दी, कुछ एक क्वेश्चन गलत भी तो कर दिए। कितने क्वेश्चन गलत कर दिए, आप बोलोगे 30 क्वेश्चन गलत कर दिए। एंड हर क्वेश्चन के लिए कितने नेगेटिव हो रहे हैं, -2/3। तो इस भाई के 20 नंबर नेगेटिव में भी आए होंगे। तो पॉजिटिव में आए 140, नेगेटिव में आए 20। तो टोटल कितने आए होंगे, टोटल इन भाई साहब के आए होंगे 120 नंबर GS1 के अंदर। क्लैरिटी है, ऐसे ही तो करेंगे और कैसे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। तो इस तरह से आप मोहित के बहुत आराम से मार्क्स निकाल सकते हो, इस तरह निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसी को मैं थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश करूं, अगर इसी को ही मैं थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश करूं, एंड लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि भाई ने 70 क्वेश्चन तो ठीक कर दिए, पर 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन थे वो अनअटेम्प्टेड किए, क्या तब भी आप मुझे मार्क्स बता पाओगे। आप बोलोगे सर उसमें कौन सा परेशानी है। तब अगर 70 क्वेश्चन उसके ठीक थे, 20 क्वेश्चन गलत थे, तो 20 क्वेश्चन गलत होने का मतलब उसके 2/3 मार्क्स कटे होंगे। दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट -40/3। अब जो इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, उनके लिए कुछ नहीं मिला, ना कुछ कटा ना कुछ मिला, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आपको इसके टोटल मार्क्स निकालने होंगे ना, आपको तीनों को ऐड करना होगा। 140 -40/3 -0, या जो भी है वो 0 ± 0, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 140 -40/3
एंड इसके जो मार्क्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे कुछ 126.66, है ना। इतने नंबर फिर इसके यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ये है आपके सामने क्वेश्चन, हाँ जी, इसको ध्यान से पढ़ना। ट्राई टू फॉर्म इक्वेशन, नहीं आता इक्वेशन से डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक एग्जाम हुआ, ठीक है, और एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अब हर क्वेश्चन के लिए अगर वो सही मार्क करता है तो +3 एंड 1 मार्क्स कटेगा। डिडक्टेड का मतलब होता है मार्क्स कटना, 1 मार्क्स कटेगा अगर गलत आंसर होता है। अब क्या किया, यहां पर अंकित भाई साहब जो थे, इन्होंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उनके मार्क्स बने 236। क्या आप ये बता सकते हो उनके कितने सही थे कितने गलत थे? देखो यहां पर ना सिनेरियो उल्टा हो गया। यहां पर ना हमें ये नहीं बताया कि कितने सही थे कितने गलत थे, यहां पर ये बता दिया कि एंड में मार्क्स कितने आए। तो हमें ये निकालना है कितने सही हुए कितने गलत हुए। बात समझे? मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेट्स से, जस्ट टेक एन एग्जांपल, लेट्स से x इज व्हाट, x इज नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। भाई ने कितने करेक्ट किए, हमने उसको मान लिया x, ठीक है, और भाई ने कितने गलत किए, हमने उसको मान लिया y। तो x इज द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, y इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि 100 के 100 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए। अब 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो दैट मींस व्हाट, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट विल बी व्हाट, 100। तो यानी कि यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आप पूछोगे कैसे लिख दिया सर ये x प्लस वाई इक्वल टू 100? भाई जो क्वेश्चन करेक्ट थे और जो क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, कोई छोड़ा तो है ही नहीं, उसने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो कितने सही हुए कितने गलत हुए उनका जोड़ तो 100 ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी, ये इक्वेशन मैंने लिखी यूजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कितने सवाल थे, कितने सही हुए कितने गलत हुए, दोनों का जोड़ 100 ही आएगा, ठीक है। ये होगी पहली इक्वेशन। आप पूछोगे दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? दूसरी इक्वेशन भी बहुत सिंपल है। मुझे एक बताओ, आप कह रहे हो कि भाई ने क्वेश्चन सही कितने किए, टोटल x क्वेश्चन सही हुए, ठीक बात। हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स उसको मिल रहे हैं अगर वो करेक्ट कर रहा है? देखो यहाँ पे लिखा है हर क्वेश्चन वो करेक्ट करेगा ना, तो उसके लिए 3 नंबर उसको मिलेंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जैसे पीछे मैं देखा था, जैसे पीछे यहाँ पे नोटिस करना, अगर मैं ये कह रहा था कि उसने 70 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, तो उसके पॉजिटिव में मार्क्स कितने आए थे, 70 इंटू 2, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टेड इंटू मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट आंसर, है ना। तो यहां पर भी तो सेम ही चीज कर रहा हूं। अगर उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस x करेक्ट किए एंड हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव में कितने नंबर मिले होंगे, x इंटू 3। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें क्या जोड़ूंगा, इसमें मैं जोड़ूंगा उसने जो गड़बड़ियां करी। आप बोलोगे सर गड़बड़ियां करी या इनकरेक्ट उसके कितने हुए, उसके y क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए, सही बात। एंड हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए कितना नंबर कटा, एक नंबर कटा। एक नंबर कटा मतलब -1, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इनटू मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। सही में नंबर कितने आए, नेगेटिव में नंबर कितने आए, इन दोनों का जोड़ क्या आपका 236 नहीं होगा? लॉजिक समझो, लॉजिक। आई कैन अंडरस्टैंड, किसी को लगेगा यार तो कितनी सिंपल बात बोल रहे हैं, पर मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं ये क्लैरिटी होती क्वेश्चन बनती कैसे है, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही क्वेश्चंस की वजह से मार्क्स, गलत क्वेश्चंस की वजह से मार्क्स जो कटे, इनका टोटल ही तो 236 आएगा। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा लिख लो, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 236। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं, दो, x और y, है ना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, अरे किसी को भी पुट कर दो। आप बोलोगे सर यहां से x बन जाएगा 100 माइनस वाई, बन जाएगा x बन जाएगा 100 माइनस वाई। तो x की ये जो वैल्यू है 100 माइनस वाई आप यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 236। ये बन जाएगा 300 माइनस 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 236। ये बन जाएगा 4y इज इक्वल टू 64। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16। y क्या था, कितने इनकरेक्ट हुए, अगर y 16 आ चुका है तो करेक्ट कितने हुए होंगे, करेक्ट हुए होंगे 84। अब उसने पूछा क्या था, कितने इनकरेक्ट हुए थे, तो बहुत आराम से मैं इसका ऑप्शन नंबर सी 16 में इसका आंसर बता सकता हूँ। कोई परेशानी किसी को? आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन था, बट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब यूपीएससी ने पता क्या किया, यूपीएससी ने यही सेम क्वेश्चन हमसे 2021 में पूछ लिया। कहा भाई इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीसैट के अंदर, तो करके दो। देखो एक्चुअल में ना, मतलब अब तो मैंने इतने सारे लेक्चर ले लिए यूट्यूब पे भी, पेड बैचेस के अंदर भी,
बट आई डोंट नो बच्चे सी सेट में क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है, या फिर वो कहीं ऐसी जगह से पढ़ रहे हैं जहां कुछ भी रैंडम चीजें पढ़ाई जा रही हैं। मैं आपसे ना ये बात बहुत टाइम से करना भी चाह रहा था। थोड़ा इस बात को समझो, अगर आपने ढंग से सीसेट का पेपर देखा है 24, 23, 22, 21, 20 का, तो एक 23 का पेपर हम कह सकते हैं थोड़ा टफ था। इसके अलावा कोई भी पेपर टफ नहीं कहा जा सकता। मतलब वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हो सकता है कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें कि सर आप तो एसी के रूम में बैठ के ऐसा ही कहोगे, ये कहोगे, वो कहोगे। पर भाई मैंने उससे पहले भी सारे के सारे क्वेश्चन क्लासेस में ही करवाए हुए हैं। अब कोई इंसान आपको कुछ ऐसी चीज़ें रटवाए जा रहा है जो रेलेवेंट ही नहीं है यूपीएससी के लिए, तब तो आपको ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लगेगा ही लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हुए थे, अभी भी करवाए हैं, 2021 के बाद भी कराए थे, उससे पहले भी करवा रहा हूँ। तो यूपीएससी का एक पैटर्न अगर चेंज हो रहा है तो हमें उसके हिसाब से समझना होगा चीज़ों को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रैंडम चीज़ें मत पढ़ो, ठीक है? जो चीज़ आती नहीं है यूपीएससी के अंदर, वो क्यों पढ़ रहे हो? बहुत सारे लोग अब मार्केट में, देखो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर मार्केट में जो वो 10 साल पहले सीसेट में पढ़ा रहे थे, आज भी वही पढ़ा रहे हैं। पैटर्न चेंज हुआ है, नहीं हुआ, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तब तो फिर आपको यही लगेगा कि एग्ज़ाम के अंदर कोई भी चीज़ आई है, वो मुझे नई लग रही है। फिर आप ये भी कहोगे कि पेपर टफ था। बट इफ यू आर स्टडीइंग फ्रॉम द राइट सोर्सेज़, यू विल नेवर फाइंड ऑल द क्वेश्चन टू बी टफ। हाँ, 10 क्वेश्चन टफ होंगे, 12 टफ होंगे, 15 टफ होंगे, पर बाकी 65 तो आसान है यार। उसमें क्या मुश्किल है? ठीक है? तो प्लीज़, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अपने जो दोस्त हैं, अपने जो साथ वाले हैं, उनको भी प्लीज़ ये रिकमेंड कीजिए। बिकॉज़ 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट बच्चे वेस्ट कर देते हैं सीसेट के चक्कर के अंदर। फिर कहीं न कहीं फिर उनको कोई बंदा रिकमेंड करता है कि जाओ इस बंदे से पढ़ लो, ये बंदा बढ़िया पढ़ा रहा है। ठीक है? अदरवाइज़ वो पता नहीं ऐसे भटकते रहते हैं। वो चीज़ नहीं, प्लीज़ उसको अवॉइड करो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर सीरियस एस्पिरेंट जो भी आपके साथ हैं। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन आया यूपीएससी ने 2021 में पूछा। क्या पूछा यहाँ पे? कहता भाई एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट था 90 क्वेश्चन्स का। 5 मार्क्स आ रहे हैं हर करेक्ट आंसर के लिए, 2 मार्क्स कट रहे हैं हर गलत आंसर के लिए। उसने 90 के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए एंड फिर टोटल मार्क्स बने उसके 387। तो कितने गलत हुए? यही तो पूछा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x को करेक्ट क्वेश्चंस मान लूं, y को मान लूं इनकरेक्ट, तो पहला इक्वेशन मेरे सामने क्या ये नहीं बन जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। करेक्ट प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 90। सारे के सारे अटेम्प्ट किए, बिल्कुल। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग। मार्क्स कितने मिल रहे हैं? आप बोलोगे उसने x क्वेश्चंस करेक्ट किए, हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स उसको पॉजिटिव में मिल रहे हैं। y क्वेश्चन उसने गलत किए, हर मार्क्स, हर रॉन्ग आंसर के लिए उसके 2 नंबर यहाँ पे कट रहे हैं। सही में जितने नंबर बने, गलत में जितने नंबर बने कटे, इनका सम ही तो क्या बनेगा? इनका सम ही तो बनेगा 387। क्या बन गया ये? ये बन गया 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 387। कुछ नहीं है, बस इतना लिखना था। अब क्या है इसके बाद? सर 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल लिख लो, किसी को भी किसी में वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से क्या बनेगा? x बनेगा 90 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ के बन जाएगा 5 इंटू 90 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 387। ठीक है, ये बनेगा 450 माइनस 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 387। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 63 इज इक्वल टू 7y। तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी 9 आ जाएगी। तो यानी कि मीनिंग क्या हुआ? टोटल 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हुए, यहाँ पे 9 डाल देना, x की वैल्यू आपकी कॉरस्पॉन्डिंगली 81 आ जाएगी। तो पूछा क्या था? पूछा था कितने गलत किए? गलत किए भाई 9, गलत किए उसने 9 क्वेश्चन। आसान था ये भी, है ना? कोई मुश्किल नहीं थी। तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको प्लीज़ गलती मत किया करो। कांसेप्ट को समझो, कांसेप्ट समझ आ जाएगा ना, फिर बहुत आराम से क्वेश्चन होंगे ऐसे। हाँ जी। एक थोड़ा-सा मैंने इसी के बेसिस के ऊपर एक थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है। हालाँकि उतना टफ है नहीं, बट लेट अस ट्राई, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक एग्ज़ाम हुआ, टोटल उसमें 100 क्वेश्चन्स थे, ठीक है? हर सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं एंड हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कट रहा है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो श्याम भाई साहब है ना यहाँ पे, श्याम भाई साहब, ये श्याम भाई साहब ने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। इन भाई साहब ने कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिए हैं, तो थोड़ा-सा अलग हो गया। अभी तक जो 2 क्वेश्चन देखे उसमें हमने छोड़ने की बात नहीं करी थी, यहाँ इन्होंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। अब इन्होंने पर एक चीज़ बता दी कि भाई इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने इनकरेक्ट आंसर जो दिए, जो गलत जवाब दिए वो 17 क्वेश्चंस के थे एंड जिस वजह से उनके टोटल मार्क्स बने 205। तो मुझे ये बताओ कि श्याम ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, कितने क्वेश्चन वो छोड़ के आ गया? ये पूछ रहा है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 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 क्या मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसने 17 क्वेश्चन गलत मार्क किए। अब आप लोग एक चीज़ जानते हो, अगर आप एक गलत क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपके नंबर कितने कटेंगे? 1 नंबर कटेगा। अगर इसने 17 क्वेश्चन गलत किए हैं,
तो इसके कितने मार्क्स कटे होंगे? आप बोलोगे सर इसके 17 मार्क्स कटे होंगे। ये माइनस मतलब क्या दिखा रहा है? डिडक्टेड मार्क्स कटे हैं ना इससे। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ होता तो 1 मार्क कटता, 17 क्वेश्चन गलत हुए, 17 मार्क्स कटे हैं। सही बात है, 17 क्वेश्चन है तो 17 मार्क्स कटे हैं, तो ये 17 मार्क्स कट गए हैं। 17 मार्क्स कटने के बाद उसका स्कोर बना है 205। अगर भाई 17 मार्क्स ना कटे होते तो, अगर उसने कोई नेगेटिव मार्क नहीं किया होता तो 17 मार्क्स इसके और ज्यादा आए होते, है ना, यानी कि उसके 222 नंबर आए होते। 222 नंबर आए होते, पर क्योंकि उसने 17 क्वेश्चन गलत कर दिए जिस वजह से उसके 17 मार्क्स कट गए, इसीलिए उसका स्कोर बना 205। तो यानी कि ना ये 222 नंबर उसके आए होते अगर नेगेटिव ना की होती। चलो ठीक है, मुझे अब ये बताओ, ये 222 222 जो उसके नंबर आए, 222 नंबर क्यों आए होंगे? आप बोलोगे सर इसमें नेगेटिव वाला तो हमने देख लिया, नेगेटिव नंबर डिडक्ट होने वाले तो देख लिए। यहां पर 222 आए होंगे जो उसने सही किए होंगे, है ना, जो उसने करेक्ट किए होंगे, राइट। और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन बचे? या फिर जो उसने अटेम्प्ट नहीं किए, है ना। नेगेटिव वाले तो हमने जोड़ दिए इसके अंदर। ये 222 नंबर क्यों आए होंगे? जो करेक्ट किए होंगे या फिर जो छोड़ दिए होंगे। अरे भाई जब छोड़ दिया क्वेश्चन तो ना कोई नंबर कटा ना कोई नंबर जुड़ा, तो इनका तो मैटर ही नहीं है। 222 के अंदर अगर आपने कुछ छोड़ दिया था उसकी वजह से थोड़ी कुछ हो रहा है। 222 नंबर क्यों आए होंगे? क्योंकि उसने उतने क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे। अब नोटिस करो, वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए उसको, अगर वो एक क्वेश्चन ठीक कर रहा है तो उसको +3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो क्या आप लोग मुझे ये नहीं बता सकते कि अगर उसके 222 मार्क्स आए हैं तो करेक्ट क्वेश्चन उसने कितने किए होंगे? आप बोलोगे 222/3, है ना। अगर एक क्वेश्चन पे आपको +3 नंबर मिल रहे हैं और मैं आपको बोलता हूं टोटल आपके 222 नंबर आए हैं पॉजिटिव के अंदर, तो करेक्ट क्वेश्चन कितने होंगे? 222/3, ये बन जाएंगे आपके टोटल 74 क्वेश्चन। समझे? तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि उसके अगर क्वेश्चन कितने थे, टोटल 100 क्वेश्चन थे। 100 में से हमने ये देख लिया कि उसके 74 क्वेश्चंस करेक्ट हुए। हमें उसने बता रखा था उसके 17 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। तो मुझे बताओ जो बाकी बच गए क्वेश्चन वो क्या हुए होंगे? वो अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। तो 74 + 17 91, 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि नॉट अटेम्प्ट होंगे। समझे? दिस विल बी द फाइनल सिनेरियो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी 9। अगर आप चाहते हो इस आंसर को चेक करना, आप चेक भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना 100 क्वेश्चंस थे, 100 में से कितने करेक्ट निकले थे? 74। गलत कितने निकले थे? 17। एंड 9 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं करे। मुझे बताओ 74 जो उसने करेक्ट करे थे उस वजह से उसके कितने पॉजिटिव आए होंगे? 74 × 3 222। 17 क्वेश्चन जो गलत किए थे उससे क्या हुआ होगा? उसके 17 नंबर कटे होंगे। एंड जो 9 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं करे वहां पे उसको 0 ही नंबर मिले होंगे। तो यहां पर से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, डेफिनेटली आंसर 205 ही आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे आपके सामने कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी वो क्वेश्चन पूछे, आप फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको इस चीज के अंदर कुछ परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। चलिए 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 फिर आगे आते हैं, आगे आगे चलते हैं। जैसे आपके सामने एक ये क्वेश्चन है अब, ठीक है, आपके सामने आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ है कि दो लोग हैं, जय और विजय, उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया। क्यों किया? ताकि उनको कुछ पेन्स और पेंसिल खरीदनी थी, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं ना, जय ने खरीदे 3 पेन और 5 पेंसिल, विजय ने खरीदे 2 पेन और 7 पेंसिल। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि एक पेन की कीमत है x, एक पेंसिल की कीमत है y, क्या है? प्राइस ऑफ 1 पेन इज x, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज y। तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि जय ने कितना खर्च किया होगा? आप बोलोगे सर जय ने 3 पेन खरीदे, ठीक है, और हर पेन की कीमत है x। जय ने 3 पेन खरीदे और हर पेन की कीमत है x, तो पेन के ऊपर जय का खर्चा हुआ 3x। उसी तरह से जय ने और क्या खरीदा? जय ने 5 पेंसिल खरीदी और हर पेंसिल की कीमत थी y, तो पेंसिल के ऊपर उसका खर्चा कितना हुआ? 5y। अगर मैं बात करूं दोस्तों सेम चीज विजय के लिए, तो विजय भाई साहब ने क्या किया? विजय ने किया 2 पेन खरीदे, 2 पेन खरीदे और हर पेन की कीमत है x। कितनी पेंसिल खरीदी? 7 पेंसिल खरीदी और हर पेंसिल की कीमत है y। तो ये खर्चा हुआ विजय का। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों का खर्चा बराबर था, दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया। तो भाई इन दोनों को इक्वल कर दो, और क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करने का मतलब क्या है? दोनों को इक्वल कर दो, करो इक्वल। ये क्या था? दिस इज नथिंग बट 3x + 5y, और ये खर्चा था जय का, दिस इज इक्वल टू विजय का खर्चा। विजय का खर्चा कितना है? 2x + 7y। तो क्या बना? x को इधर ले आओ, ये बना x = 2y। व्हाट डज इट शो? इट शोज
कि ये क्या है, x क्या था मैंने माना था, x अज्यूम किया था पेन की कॉस्ट। पेन की कॉस्ट क्या है, पेंसिल की कॉस्ट से डबल है। क्या है, पेन की कॉस्ट इज ट्वाइस ऑफ पेंसिल की कॉस्ट। कहां लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ऑप्शन बी के अंदर। नहीं, ऑप्शन बी नहीं, कहां लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो ना, प्राइस ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट थी x इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें भी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, क्या पूछ रहा है, यहाँ पर भी दो लोगों की बात हुई है, राकेश की और राजेश की। क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों ने मिलकर 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट खरीदे। वो ये नहीं कह रहा इंडिविजुअली इन्होंने खरीदे, नहीं, दोनों ने मिलकर इतना खरीदा। आगे क्या मेंशन है कि राकेश ने पैसा खर्च किया 1300, राजेश ने पैसा खर्च किया 1500। और क्या उसने बता दिया, उसने बता दिया रैकेट की कॉस्ट है ना वो बॉल का 3 गुना है। अब इसको अंडरस्टैंड करना, अगर लेट से मैं बॉल की कॉस्ट मान लू x, तो रैकेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सर रैकेट की कॉस्ट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बॉल। तो अगर बॉल की कीमत x है तो रैकेट की कीमत कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी, है ना, यही तो लिखा है 3 टाइम्स। बहुत बढ़िया। अब नोटिस करो उसने क्या खरीदी, उसने 10 बॉल्स खरीदी। 10 बॉल खरीदने का मतलब एक बॉल की कीमत थी x, तो 10 बॉल्स की कीमत आ जाएगी 10x। एक बॉल की कीमत x, तो 10 बॉल्स की 10x। और क्या खरीदा, दोनों दोनों ने मिलकर, कह रहा हूं दोनों ने मिलकर खरीदा 10 रैकेट। 10 रैकेट खरीदे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 10 इंटू 3x। ये देखो क्या है, ये है नंबर ऑफ बॉल्स, ये कॉस्ट ऑफ वन बॉल, ये है नंबर ऑफ रैकेट्स, ये है कॉस्ट ऑफ वन रैकेट। समझ रहे हो, एक रैकेट की कीमत 3x, 10 रैकेट की कीमत 10 इंटू 3x। ये किसके बराबर है, ये दोनों ने खर्चा किया, दोनों ने खरीदे ना मिलके, और दोनों ने खर्चा कितना किया, एक ने किया 1300, एक ने किया 1500, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 1300 प्लस 1500। बस ये क्वेश्चन लिखनी आनी चाहिए, दोनों ने मिलकर कितना खर्चा किया, इतना, एंड टोटल खर्च हुआ कितना, इतना, दोनों बराबर होंगे। सॉल्व कर लीजिए, ये बना 10x, ये बना 10 टू 3 30x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2800। यहाँ से क्या बना 40x इज इक्वल टू 2800, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 70। अब कुछ बच्चे बड़ी ना जल्दबाजी करते हैं, उनको फटाफट दिखता है x की वैल्यू 70 आ गई, वो ऑप्शन ए टिक कर देते हैं। भाई पहले देख तो लो पूछा क्या हुआ है, क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है रैकेट का प्राइस क्या होगा। एक बात नोटिस करो, हमने बॉल की कीमत मानी थी x, रैकेट की कीमत कितनी है 3x। अगर वो रैकेट का पूछ रहा है तो हमें x थोड़ी बताना है, हमें 3x बताना है। 3x कितना आएगा, 3 इंटू 70, जो हो जाएगा हमारा 210, जो हो जाएगा कितना 210। तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी ₹210, ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई, हाँ जी। कुछ और देख लेते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इट सेज सुनीता कट्स अ शीट इनटू 3 पीसेस। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ थ्री सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स, फिर ऐसे ऐसे दिया हुआ है। अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। कुछ बच्चे ना इस लाइन के अंदर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स, नहीं समझ आता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी कराता हूँ। पहली बात उसने क्या कहा कि भाई क्या था, हमारे पास एक पेपर था, ठीक है, एक पेपर था, पेपर को क्या कर दिया, 3 हिस्सों में काट दिया। मान लो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा। दिस इज द एक्स, लेट्स से इसकी लेंथ है y, इसकी लेंथ है z। 3 हिस्सों में काटना था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब नोटिस करो, एक एक लाइन पढ़ो आराम से। वो कह रहा है पहले हिस्से की लेंथ, पहले हिस्से की लेंथ क्या है x, x की वैल्यू पता क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। क्या आप लोग मुझे प्राइम नंबर बता सकते हो, आप बोलोगे सर प्राइम नंबर ये होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, फिर 3 आता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19। मैंने आपको बहुत बार प्राइम नंबर लिखवा रखे हैं। अब वो नोटिस करो क्या कर रहा है, 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। सिंगल डिजिट, पहली बात तो ना सिंगल डिजिट देखो कौन से हैं। आप बोलोगे सर 11 से तो हम लोग 2 डिजिट पे चले जाते हैं, तो यही देखने पड़ेंगे, सिंगल डिजिट यहीं तक था, आगे तो 11 वगैरह तो 2 डिजिट हो गया। अब इसमें भी क्या कर रहा है, यहाँ तो 4 नंबर है, पर उसने आगे लिख दिया ऑड प्राइम नंबर लेने हैं, तो ऑड लेने तो भाई 2 को हटा दो। क्या ये सिंगल डिजिट है, बिल्कुल। क्या ये ऑड है, बिल्कुल। क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल।
तो ये कह रहा है कि इन तीनों का ना उसने पता क्या किया, उसका एवरेज लिया। तीनों का एवरेज ले लो, तीनों का एवरेज कितना आएगा 3 + 5 + 7/3, इनका एवरेज आ जाएगा 5। तो कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि ये जो हम x निकाल रहे थे ना, x की वैल्यू और कुछ नहीं, x की वैल्यू है 5। कैसे निकाला, 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर देखे, उनका एवरेज देख लिया, एवरेज 5 आया, तो मेरे पास जो पहला हिस्सा था ना पेपर का, उसकी वैल्यू आ चुकी है, वो है 5। फिर वो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ सेकंड पीस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकंड पीस कौन सा है, y की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट की कितनी थी x, ठीक है, प्लस 1/3 द लेंथ ऑफ द थर्ड। ध्यान से देखो, उसने जो जो लिखा है ना, मैंने एग्जैक्टली वही लिख दिया। वो कह रहा है सेकंड पीस की लेंथ, व्हाट इज सेकंड पीस की लेंथ, y इज इक्वल टू, तो मैंने इज इक्वल टू डाल दिया, दैट ऑफ फर्स्ट की लेंथ कितनी थी x, प्लस, तो प्लस के साथ प्लस लगा दिया, प्लस 1/3 किसकी, द लेंथ ऑफ द थर्ड की लेंथ कितनी है z। तो बेसिकली जो उसने इंग्लिश में लिखा एग्जैक्टली वही सेम चीज मैंने मैथ्स में उतार दी। तो ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू x + 1/3z। अब आपने x की वैल्यू निकाल रखी है तो फटाफट आप डाल भी सकते हो, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5 + 1/3z, है ना। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। आगे पढ़ो, फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है थर्ड पीस क्या है, थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर टू पीसेस टुगेदर। व्हाट इज थर्ड पीस, थर्ड पीस इज व्हाट, z कितना बड़ा है, इज एज लॉन्ग मतलब इज इक्वल टू अदर टू पीसेस टुगेदर, बाकी दोनों को जोड़ दो, बाकी दोनों को जोड़ दो मतलब x + y। तो तीसरी स्टेटमेंट उसने हमें ये दे दी, z इक्वल टू x + y। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, x की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास 5 आ चुकी है ना, तो z इज इक्वल टू बन गया क्या, 5 + y। अब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन, वेरिएबल भी दो ही हैं, x की वैल्यू तो आ चुकी है, वेरिएबल दो ही हैं y और z, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, फटाफट निकल जाएगा। करा देता हूं, ठीक है, यहां से आप सॉल्व कर लो, z इक्वल टू 5 + y आया, इसमें डाल दो 5 + y, y इज इक्वल टू 5 प्लस z की जगह क्या डालना है 5 + y, तो 5 + y/3। सॉल्व करो इसको, ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 15 + 5 + y, यहाँ से बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 10, सॉरी 2y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी, y की वैल्यू 10 आई है, यहाँ पे पुट कर दो z की वैल्यू 15। तो क्या पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर, टोटल शीट कितनी है, टोटल शीट की लेंथ है x + y + z, x 5 आया था, y 10 आया है, z आया है 15, टोटल कितना लंबा है 5 + 10 + 15, ये बन जाएगा आपका 30। तो ऑप्शन डी 30 यूनिट्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 30 यूनिट विल बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो ये भी इजी था, बस थोड़ा सा इक्वेशंस आपको लिखनी आ जाएंगी, तो फिर फटाफट ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, उनके आंसर से आपको ना एक काम करेंगे, दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एज इट इज पीडीएफ में मैं अपलोड कर दूंगा। ये जो ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू है, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, एंड इनके जो आंसर्स होंगे, ठीक है, वो मैं पीडीएफ के अंदर ही टिक करके आपको दे दूंगा, ताकि आप जब अपना आंसर निकालो आप चेक कर पाओ कि हाँ आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है, बट अपने एंड पे ट्राई जरूर करना, क्योंकि सिर्फ मेरे करवाने से बहुत आसान लगेगा कि आप कह रहे हो कि सर एक्स डाल दो, वाई डाल दो, जेड डाल दो, तो वीडियो देखते समय ना अच्छा लगता है, ठीक है, कि नेटफ्लिक्स के बाद बढ़िया चल रहा है, पर जब आप खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस करोगे तब आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसे सोचते कैसे हैं, समझे हो। तो ये इसको वैसे मत समझो कि हाँ नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, आपको यहाँ पे अपनी मेहनत डालनी पड़ेगी। चलो चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं। यस, अब ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, ये नहीं, पहले ये करते हैं, फिर वो अगला वाला बाद में करेंगे। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है क्या, देयर इज अ वेसल विच इज फुल ऑफ वाटर, उसका वेट है कितना 40 केजीज, राइट। यस, वो कह रहा है वेसल का वेट है, मतलब वेसल फुल ऑफ वाटर इज 40 केजी, अगर उसको 1/3 फिल किया जाएगा तो वेट उसका हो जाएगा 20 केजी। अब वो पूछ रहा है खाली वेसल का वेट कितना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो यार, ये आपके सामने एक बॉटल देख पा रहे हो, देख पा रहे होंगे, मुझे बताओ इसका वेट कितना है। आप बोलोगे सर जो बॉटल का वेट है ना, दो कारणों की वजह से है। क्या दो कारण, एक तो देखो इसमें इतना सा पानी है, ये देख पा रहे होंगे, ये पानी हिल भी रहा है, ये इतना सा पानी है इसके अंदर, सही बात है, और बाकी वेट क्यों होगा, अरे भाई बॉटल का भी तो वेट है, इस ढक्कन का भी वेट है, ये जो प्लास्टिक है इसका भी तो वेट है। तो कहने का मेरा मीनिंग पता क्या है, अगर आपके सामने ये बॉटल मैं कह रहा हूं ना कि कुछ
कुछ इसका वेट है। इसके दो कारण है, एक तो बॉटल का वेट रहा होगा और उसमें जो भी पानी है उसका वेट रहा होगा, यही तो रीजन है इसका, जो भी वेट होना होगा उसका। ठीक बात, अगर ये बात अंडरस्टैंड करते हो तो बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। वो कह रहा है जब पानी से पूरा भर दिया, अगर बॉटल को ना आप ऊपर तक पानी से भर दोगे तो वो कह रहा है वेट आ रहा है कितना, टोटल किलो वेट आ रहा है 40। अब इसमें पता क्या है, बॉटल का तो वेट है ही है एंड पूरा का पूरा ऊपर तक भर दिया पानी को, तो दोनों का वेट मिक्स था, तब वेट आया 40। पर अगर वो कह रहा है कि इसको सिर्फ 1/3 फिल किया, 1/3 मतलब मान लो इतना सा फिल किया था अगर, तब क्या होगा, तब उसका वेट आ रहा है 20। अब मुझे बताओ फर्क क्या आया होगा इस केस में। पहले वाले केस में जब पूरा पानी से भरा हुआ था, बॉटल का तो उतना वेट होगा ही होगा जो भी था, उसका प्लास्टिक और उसका ढक्कन का वेट और साथ में पानी का वेट था। अगर इसको सिर्फ और सिर्फ 1/3 वेट पानी से भरोगे, तब फर्क क्या आएगा, आप बोलोगे सिर्फ बॉटल का वेट तो उतना ही रहेगा क्योंकि प्लास्टिक और ढक्कन का वेट तो चेंज नहीं ना होगा पानी कम होने से, पर पानी का वेट कम होगा, वाटर का वेट कम हो जाएगा। कितना वेट कम होगा, अब वो कह रहा है 1/3 फिल्ड है, अगर पूरा पहले फिल्ड था तो अब उसका कितना फिल्ड है, केवल और केवल 1/3। अगर ये बात सही है तो इसका वेट कितना आ रहा है, इसका वेट आ रहा है 20 केजीस। आप पूछोगे बी क्यों कॉमन रहा, भाई बॉटल का वेट थोड़ी चेंज हो जाएगा, कितना इस पे प्लास्टिक है या कितना इसका ढक्कन का वेट है, जब वो तो बी ही रहेगा। पानी की वैल्यू चेंज हुई, पहले वाटर W था, इट वॉज फुली कंप्लीट, अब उसका 1/3 कंप्लीट है तो इसलिए बनेगा W/3। अब क्या है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व कर लो, माइनस कर दो इससे, है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2/3W इज इक्वल टू 20। तो W की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30, और W की वैल्यू अगर 30 है तो B की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। तो बॉटल का वेट है अपने आप में 10 किलो एंड पानी अगर आप पूरा टॉप तक भर देते हो तो वहां पे आ जाता है 30 किलो। ये बात है। अब वो पूछ रहा है एम्प्टी वेसल का वेट कितना है, एम्प्टी वेसल मतलब बॉटल का वेट कितना है, बॉटल का वेट कितना है 10 किलो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर रैप अप कर देंगे। यहां पर देखो पूछा गया है, यहां पूछा गया है एक पार्किंग का एरिया है, वहां पर नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स एंड स्कूटर बाइक्स इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। मुझे एक चीज बताओ, क्या है वेरिएबल, क्या है यहाँ पे। आप बोलोगे एक तो सर जो 4 व्हीलर्स हैं वो एक वेरिएबल है, और एक 2 व्हीलर है, एक गाड़ी वाली है और एक बाइक वाले हैं। तो लेट से अगर मैं ये बोल दूं कि टोटल गाड़ी वाले x हैं और जो आपके 2 व्हीलर जो बाइक्स वगैरह हैं वो y हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर ऑफ टोटल व्हीकल्स कितने होंगे। आप बोलोगे नंबर ऑफ टोटल व्हीकल x प्लस वाई होंगे, क्योंकि कुछ एक गाड़ियां हैं जो 4 व्हीलर्स हैं, कुछ एक गाड़ियां हैं जो 2 व्हीलर्स हैं, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके x प्लस वाई हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ नंबर ऑफ व्हील्स कितने होंगे, पहिए कितने होंगे टोटल। आप बोलोगे सर एक गाड़ी मतलब एक 4 व्हीलर के 4 पहिए होते हैं, तो अगर मेरे पास x 4 व्हीलर्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग व्हील्स कितने हो जाएंगे, x इंटू 4। एक गाड़ी के 4 पहिए, x गाड़ियों के x इंटू 4 पहिए। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 2 व्हीलर्स की, 2 व्हीलर में क्या होता है, एक 2 व्हीलर के कितने पहिए होते हैं, 2। जैसे आपकी बाइक होती है ना मोटर बाइक, उसमें 2 पहिए होंगे, दो हर एक बाइक के 2 पहिए। और वाई अगर आपके पास व्हीकल्स हैं जो 2 व्हीलर है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग व्हील्स कितने हो जाएंगे, वो वाई इंटू 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ व्हील्स पार्किंग लॉट में इतने हैं। अब उसने क्या कहा, नंबर ऑफ व्हील्स क्या है, नंबर ऑफ व्हील्स इज 100 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। ध्यान से समझो वो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ व्हील्स is twice or is 100 more than what is 100 more than twice the number of parked vehicles। ये कह रहा है जितने व्हील्स कितने हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स से 100 ज्यादा। बस अब व्हील्स की हमारे पास गिवन है, क्या है व्हील्स, व्हील्स है आपका 4x प्लस 2y, ये किसके इक्विवेलेंट होंगे 100 प्लस ट्वाइस ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स कितने ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 प्लस 2x प्लस 2y। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे 2y से 2y कट गया, ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50। पूछा क्या था, यही तो पूछा गया था कि नंबर ऑफ 4 व्हीकल्स या कार्स कितनी पार्क्ड हैं, तो दैट विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर सी 50 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुई ये बात। अब इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप होमवर्क के लिए कर लीजिएगा। मैंने जैसा आपको बताया कि सारे बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे एंड उनका आपको आंसर्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको डाउनलोड करके एक बार अपने एंड पे अटेम्प्ट जरूर कर लेना। तो ये था इक्वेशन का टॉपिक, काफी आसान सा टॉपिक था बट काफी कंसेप्चुअल था। आई होप आपको जो
बेसिक फंडामेंटल्स इसको समझने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे आइडियाज आपको यहाँ पे आज के सेशन के थ्रू लग गए होंगे। दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।